नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है निर्वाचन आयोग। हाल ही में एक समसामयिक घटना का विषय था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 9 वर्षों की निरंतरता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार भी आप लोग के लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्कों में 51 टेस्ट और साथ ही प्रत्येक टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न का वीडियो एनालिसिस जो कि उनके विषय विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। आईबीपीएस की बम्पर भर्ती और छात्रों की विशेष मांग को देखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए आईबीपीएस के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था की है, जिसमें आपको प्री मेंस तथा दोनों प्री और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस प्राप्त होते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाना न भूलें तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 21 अगस्त 2020 को नवीन निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की है। नवीन निर्वाचन आयुक्त जो हमारे होंगे अभी वो होंगे श्री राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी 1984 आईएएस बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। इनका जो कार्यभार शुरू होगा वो होगा 1 सितंबर 2020 से। माननीय राजीव कुमार जी जिन व्यक्ति की जगह लेंगे वो है अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी सन 2018 से 2020 तक निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 2022 को, लेकिन इन्होंने पहले ही महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र सौंपकर पद से इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा जी 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अभी वर्तमान में जो पद संभालेंगे वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष का पद। हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा से समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस कारण से हम इसे डिस्कस करने वाले निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में, जो आपको सीजीपीएससी के मेंस में देखने को मिल सकता है। इस बार बात करेंगे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कहने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसका पूर्ण वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल वहां पर जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं के चुनाव का संचालन करने के लिए कार्य करता है। उनके संचालन का कार्य किसके हाथों में है? निर्वाचन आयोग के हाथों में। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी सन 1950 में कर दी गई थी। बात करते हैं आगे दोस्तों कि संवैधानिक निकाय है, ये कहने का तात्पर्य क्या है? क्या कोई और प्रकार के भी निकाय पाए जाते हैं? जी हाँ, हमारे देश में आयोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक आयोग और दूसरा होता है गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग उन आयोगों को कहा जाता है जिनका वर्णन कहाँ दिया गया है? संविधान में दिया गया था, जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और एसटीएससी आयोग भी एक संवैधानिक आयोग होता है। गैर संवैधानिक आयोग में फिर से यह पुनः 2 प्रकार से बांट दिए जाते हैं। एक जिनको कहा जाता है सांविधिक आयोग और एक होता है कार्यकारी आयोग। सांविधिक आयोग उन आयोगों को कहा जाता है जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर बनाती है। उनको कानून बनाकर क्या किया जाता है? अस्तित्व में लाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकपाल हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है? सांविधिक आयोग है। कार्यकारी आयोग ऐसे आयोग को कहा जाता है जिन्हें मंत्री परिषद या कार्यपालिका अपने प्रस्ताव के द्वारा क्या करती है? बनाती है। जैसे नीति आयोग, एनडीसी, इस प्रकार के आयोग क्या होते हैं? कार्यकारी आयोग होते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार से है। निर्वाचन आयोग की संरचना अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 में बताई गई है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त का अस्तित्व हमेशा पाया जाए। यह किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त को रखते हैं या नहीं। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रपति समय समय पर यह नियत करते रहेंगे कि अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हम इसकी बात कर रहे हैं, यदि अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं आगे। अभी हमने देखा था दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर
1989 तक यह एक सदस्यीय निकाय था, अर्थात इसमें कौन थे? केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे हमारे। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति जी ने इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की यहाँ पास नियुक्ति कर दी गई। इसका रीजन ये था दोस्तों यहाँ पास कि 16 अक्टूबर सन 1989 को हमारा एक संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था। वह संविधान संशोधन था 61वां। इसको लागू किया गया 16 अक्टूबर सन 1989 को, और कार्यभार को कम करने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यभार को कम करने के लिए यहाँ पास राष्ट्रपति जी ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो संविधान का संशोधन हुआ था वो 1988 में हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था सन 1989 में। एग्जाम में आप इसे गलती नहीं करेंगे। पुनः 1990 से अक्टूबर 1993 तक यह फिर से एक सदस्यीय निकाय हो गया था। पुनः इसे कितना बना दिया गया? एक सदस्यीय निकाय। अक्टूबर 1993 से लेकर दोस्तों अब तक, वर्तमान समय तक यह एक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात वर्तमान में हमारे पास निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? वो होगी 3, जिसमें एक होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है हमारे श्री सुनील अरोड़ा जी, और 2 होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे हमारे, उनमें से एक होंगे हमारे राजीव कुमार जी और एक होंगे श्री सुशील चंद्रा जी। राजीव कुमार जी का कार्यभार अभी हमने बताया दोस्तों 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पास एक शब्द का उपयोग किया गया है, नियुक्ति। नियुक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है अपॉइंट करना। इसी प्रकार से 3 और शब्द होते हैं हमारे पास, एक इलेक्ट करना, एक होता है सेलेक्ट करना, और एक होता है दोस्तों नॉमिनेट करना। इलेक्ट अर्थात निर्वाचित, सेलेक्ट अर्थात चयनित, और नॉमिनेट अर्थात मनोनीत करना। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा, आंसर क्या लगाएंगे आप? नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात अपॉइंट किए जाते हैं। इलेक्ट कब कहते हैं हम? जब कोई जनप्रतिनिधि को हम क्या करते हैं? वोट देकर इलेक्ट करते हैं, या जब कोई भी किसी व्यक्ति को वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है उसे, तब उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट। सेलेक्ट में क्या होता है? आप प्रतियोगिता परीक्षा देकर, और मनोनीत में क्या होता है कि किसी एक समिति के द्वारा उसका नाम सुझा दिया जाता है और उन्हीं को एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जाता है। आगे बात करेंगे अहर्ताएं की। अर्हताएं यहाँ पास निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताएं का संविधान में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संसद ने इसके लिए अलग से एक नियम बना के रखा है। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब इन दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए, यदि उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरे होने से पहले यदि वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें वहीं पास हटा दिया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं। जिस प्रकार से अशोक लवासा जी ने किया था कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही क्या किया? त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पास यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। दोस्तों यहां समझिएगा, प्रसाद पर्यंत कहने का तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रपति कभी भी उस पद को समाप्त नहीं कर सकते, या उस पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के वहां से नहीं हटा सकते। उन्हें हटाने के लिए एक प्रक्रिया दी गई होती है, या तो वो संविधान में होगी या तो उसे संसद ने निर्धारित किया होगा। इन्हें कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व किसके आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान पर, क्योंकि यह पद क्या नहीं है? प्रसाद पर्यंत नहीं है। बात करते हैं वेतनों की, तो जो निर्वाचन आयुक्तों का वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना है। हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जो हमने देखा था 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्हें किसके सिफारिश पर हटाएंगे हम? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा देंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर किसको हटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात जैसे हम हटाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उन्हीं प्रकार से हटाएंगे हम किनको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अर्थात हमें बात करनी होगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में दी गई है। कैसे दी गई? यहाँ पास हमने अब बनाया इसके लिए आधार। पहला आधार यहाँ पास हो सकता है सिद्ध कदाचार, दूसरा हो सकता है असमर्थता।
अब इन आधारों की जांच करने के लिए संसद ने क्या है, एक निहित की है, कौन सी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया है सन 1968 का जांच अधिनियम। इस जांच अधिनियम के अंतर्गत हम आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय और एक प्रख्यात विधिवक्ता होते हैं। यह समिति अब जांच करके अपना रिपोर्ट उस सदन को सौंपेगी जहां पर यह क्या किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। अर्थात जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है वही सदन उस समिति को वो रिपोर्ट सौंपती है। समिति अब आरोपों की जांच करती है और आरोपों की जांच करने के पश्चात वह समिति उसी सदन पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है जिस सदन में वह प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अर्थात हम न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, या तो हम लोकसभा में ला सकते हैं या तो हम उसे राज्यसभा में ला सकते हैं। आप किसी भी सदन में उस प्रस्ताव का प्रारंभ कर सकते हैं। प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए शर्त है कि वहां पर आपको 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। यदि आप उसे राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो उसे आप 50 सदस्यों के समर्थन के द्वारा वहां पर ला सकते हैं। प्रत्येक सदन अब इसे अपने विशेष बहुमत के द्वारा क्या करेगा, पारित करेगा। विशेष बहुमत कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि उस समय वर्तमान में जितने सदन की कुल संख्या होती है उसका बहुमत, वहां पर जितनी संख्या है उस सदन की, उसका हमें क्या चाहिए होगा, बहुमत चाहिए होगा। तथा उस समय जितने उपस्थित हैं और उन उपस्थित में जितने लोग मत देने वाले हैं उनका 2/3 यहां पर बहुमत चाहिए होता है। यदि यह बहुमत प्राप्त हो जाता है और दोनों सदनों से प्राप्त हो जाता है और उसके पश्चात उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति जी का क्या प्राप्त हो जाता है, आदेश प्राप्त हो जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जी जब उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तब उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव, अर्थात न्यायाधीशों को हटाने का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रस्ताव है वो एक ही सत्र में लाया जाएगा और एक ही सत्र में उसे पारित किया जाएगा। यहां पर 2 सत्रों की बात नहीं होगी। अर्थात यदि उस प्रस्ताव को हम मानसून सत्र में लेके आते हैं तो मानसून सत्र में ही उसे पारित करना आवश्यक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मानसून सत्र में लाया गया और उसे पारित किया गया शीतकालीन सत्र में, वो एक ही सत्र में आएगा और एक ही सत्र में उसे पारित किया जाएगा। जांच के दौरान जब हम उनके आरोपों की जांच करेंगे, जब सदन में जांच हो रही होगी उसकी, तो अपना पक्ष रखने का उसे क्या है, मौका जरूर दिया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। आप इससे संबंधित जानकारी के लिए, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। थैंक यू।